हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू लर्निंग विद हिना चैनल। आज का जो सेशन है काफी इंपोर्टेंट है और आपको बता दें ये इंपोर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हम हाई स्कूल की बुक को देख रहे हैं। कौन सी बुक है वो? तो आपकी है माध्यमिक स्तर की। ठीक है, यूपी बोर्ड की हाई स्कूल के होम साइंस के बुक को देख रहा हूँ। उसके सारे एमसीक्यू टाइप कवर करेंगे, यानी जितने भी उसमें एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं उन सभी को देखेंगे, क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। शिल्पी प्रकाशन आप देख ही पा रहे होंगे। शिल्पी प्रकाशन का टीजीटी और पीजीटी दोनों ही मैं टीजीटी से पहले करा दूंगी। अगर मतलब पेपर टफ होता है तो आपका पीजीटी से ज्यादा टफ बैठने के चांसेस कभी नहीं बनते, तो इसलिए पीजीटी और टीजीटी दोनों करा दूंगी। हो सकता है पेपर टफ करने के चक्कर में पीजीटी टीजीटी दोनों के क्वेश्चनों को आपको रिपीट करके आपका नया टीजीटी एग्जाम बच जाए। तो इसलिए यहाँ पर मैं टीजीटी पीजीटी दोनों करा दूंगी। जो शिल्पी प्रकाशन के हैं, जिनके फंसने के या कहें कि जिनके एरर्स के जो चांसेस होते हैं, जिन्हें आप कहते हो ना यूथ में मैम इसमें गलतियां बहुत होती हैं, तो जो गलतियों के चांसेस होते हैं वो ना के बराबर आपको शिल्पी में देखने को मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। ये क्या कौन सा सेशन है? तो ये हमारी बुक है। कौन सी है? तो ये क्लास 10th की बुक है। क्लास 10th की कौन सी है? तो ये यूपी बोर्ड की बुक है। यूपी बोर्ड की याद रखिएगा, यूपी बोर्ड की क्लास 10th की होम साइंस की बुक है। उसके सभी हम एमसीक्यू टाइप क्वेश्चनों को देखेंगे और ये देखेंगे कि ये क्यों इतने इम्पोर्टेंट है कि हमें करने की आवश्यकता है। क्योंकि देखिए यूपी बोर्ड का ही एग्जाम है आपका यूपी टीजीटी पीजीटी यानी यूपी का। तो जो यूपी बोर्ड की एग्जामों से पहले हमें एग्जाम जैसी तैयारी करने के लिए यूपी बोर्ड के टीजीटी पीजीटी के जो बुक हैं उन्हें देखना बहुत जरूरी है। ये काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनसे सीधे के सीधे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को उसी मोटिवेशन कोड के साथ जो आपको ऊर्जावान रखेगा तथा औरों से बेटर और अलग करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। क्योंकि हारा वही है जो लड़ा नहीं। आप हार नहीं सकते, क्योंकि आपने हार मानी नहीं। देखिए काफी दिनों से मैं अपनी क्लास नहीं डाल पा रही थी, उसके लिए बहुत बहुत वेरी वेरी कि मतलब इतना पीक टाइम आपका है, तो इस टाइम पे आपको ज्यादा से ज्यादा क्लासेस देने की जगह मैं कम दे पा रही हूँ, तो उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। बट आगे से मैं कोशिश करूंगी। कल की हॉलीडे है, तो इस तरह से कुछ जहां जहां मुझे हॉलीडे नजर आएंगे वहां वहां मेरी एक्स्ट्रा क्लासेस हो जाएंगी। तो इस तरह से हम क्लासेस को कवर कर लेंगे। हमारे पास जो दिन है वो कितने इम्पोर्टेंट है हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता। तो इसलिए क्योंकि इतना सारा कंटेंट मुझे तो आपको देना है, तो मुझे मतलब ये जानिएगा, अगर देने पे आए तो इतना कंटेंट है कि दिन और रात दिया जाए तो भी मुझे लगता है कम पड़ जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पे मैं आपको केवल और केवल ऐसे कंटेंट को अवेलेबल कराऊंगी जो कम टाइम में आपके लिए रामबाण हो, जो आपके पास सुदर्शन चक्र की तरह काम आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। बजट का मुख्य उद्देश्य क्या है? भाई बजट आप क्यों बनाते हैं? इसमें देखिए, इसमें किसी भी तरह का मैंने इसलिए आंसर नहीं रखा, बट आप क्या करेंगे, बजट क्यों बनाते हैं इसको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए लाइव सेशन एक दिन रख लेंगे, तो उससे क्या क्या होगा, आपका भी प्रैक्टिस हो जाएगा, आपको एक मॉक टेस्ट जैसा यहाँ पे फील होगा। तो यहाँ पे अगर देखें बजट क्यों बनाते हैं या बजट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो आप बताएंगे आय व्यय का अनुमान लगाना ही बजट का मुख्य उद्देश्य होता है। आदर्श बजट माना जाता है। तो भाई आदर्श बजट हम किस बजट को मानते हैं ये पूछा जा रहा है। चलिए इस तरह से कर लेते हैं इसे। पूरी फाइल आपको दिख रही होगी, विजुअल होगी आई होप। तो आदर्श बजट माना जाता है, तो आप बताएंगे जो आदर्श बजट होता है उसको हम किस कौन से को, तो संतुलित बजट को हम क्या कहते हैं, आदर्श बजट मानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, बजट की मूलभूत आवश्यकताएं निम्न है। तो हमारी जो बजट हम बनाते हैं उसमें हम अपनी बेसिक से बेसिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तो भोजन, वस्त्र और मकान आपने मतलब सुन रखा होगा, रोटी कपड़ा और मकान। ये मनुष्य की क्या है, ये मूलभूत आवश्यकता है। ये हर इंसान की अपनी मूलभूत आवश्यकता होती है, उन्हें वो पूरा करने की चाह रखता है, चाहे वो जानवर ही क्यों ना हो। उसे भी क्या क्या चाहिए, मकान चाहिए, यानी घोंसला देखता है, वो भोजन देखता है, दाने पानी की व्यवस्था देखता है, क्योंकि उसका वस्त्रों से कोई अभी इस तरह का तालमेल नहीं है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं बजट की। तो ये क्या है, मूलभूत आवश्यकता है भाई। भोजन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वस्त्र भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मकान भी बहुत इम्पोर्टेंट है। बट बच्चियों के पास क्या नहीं होता, बस ये वाला कंपोनेंट्स या कहेंगे ये वाला पॉइंट नहीं होता। वस्त्र बाद बाकी भोजन और मकान तो जानवरों तक के लिए होते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे गृह व्यय में मितव्ययता से निम्न लाभ होता है। तो यहाँ पे गृह के ऊपर आप जो खर्च करते हो, अगर आप मित व्ययी हो या मित व्ययता है, तो इससे क्या लाभ होगा, तो यहाँ पे याद रखिएगा।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मितव्यय का मतलब है कि आप अपनी आवश्यकताओं के अकॉर्डिंग खर्चा कर रहे हैं, ना कि खर्चा के अकॉर्डिंग आवश्यकताएं पूरी कर रहे हैं। बट यहाँ पे जो आपको जरूरत है आप उसको ले रहे हैं और यहाँ पे उन आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं जो हमारी बेसिक आवश्यकताएं कही जाती हैं। तो अगर इस बात की जाए तो ये कैसा हो जाएगा, तो इसको कहेंगे मितव्ययता। तो मितव्ययी व्यक्ति कैसे होते हैं, जो क्या नहीं करते, तो आप बताएंगे यहाँ पे, याद रखिएगा। तो आप क्या करेंगे, इसको कहेंगे कि यहाँ पे क्या हो जाएगा ये, तो वो आय व्यय संतुलित रखता है, मितव्ययी होगा। तो वो ये देखेगा मेरे खर्चा कितना है, मैं कमाता कितना हूँ, यानी इस चीज का उसके पास रिकॉर्ड होता है। चलिए तो देख लेते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे है सफलता पूर्वक बजट बनाने के लिए गृहिणी को होना चाहिए। तो भाई गृहिणी है, अगर वो चाहती है कि मैं बजट बना सकूं, तो उसको क्या होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए, तभी वो बजट बना पाएगी। मासिक बजट बनाना आवश्यक है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो आय व्यय में संतुलन बनाए रखने के लिए आपको मासिक बजट बनाना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिससे आपको पता पड़े कि हमें पूरे महीने कितना लाभ हुआ, कितनी घाटी हुई, या कितना खर्च किया, या क्या खर्च करना है। तो इस सब की जानकारी हमें क्या होती है, आय व्यय में संतुलन बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, बजट बनाते हैं, याद रखेंगे। इसमें क्या है, सफलतापूर्वक बजट बनाने के लिए गृहिणी को क्या होना पड़ेगा, शिक्षित होना पड़ेगा, तभी वो बजट बना सकती है। मासिक बजट बनाना आवश्यक है। तो ये आय व्यय के यहाँ पे देखते हैं मासिक बजट क्यों आवश्यक है, तो ये आय व्यय में संतुलन बनाए रखने के लिए करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, लोकप्रिय पारिवारिक बजट का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। तो यहाँ पे अगर लोकप्रिय पारिवारिक बजट की बात की जाएगी तो एंजल का आप बजट पढ़ते हैं, और एंजल का ही बजट सबसे मान्य बजट माना जाता है। ठीक है, एंजल ने क्या दिया, बचत का भी बजट दिया है। आय व्यय में संतुलन बनाए रखने हेतु कौन सा साधन उत्तम है, तो आय व्यय में हमें क्या करना है, संतुलित बना के रखना है कि क्या कितनी आमदनी आई, कितनी गई, या कितना क्या। तो आय व्यय में अगर हमें संतुलन की बात की जाएगी तो यहाँ पे हमारे जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भाई, आय व्यय हम डेली का डेली चेक करना चाहेंगे। इस तरह की कंडीशन हर इंसान की नहीं होती कि वो मतलब इतना लंबा टाइम खींच दे। तो आय व्यय के संतुलन के लिए हमेशा और हमेशा हमें क्या करना चाहिए, तो याद रखेंगे उसके लिए हमें क्या करना है यहाँ पे, तो हमें कैसा साधन यूज करना है, क्योंकि पूछा उत्तम साधन या साधन उत्तम होगा। तो भाई मासिक जो होता है मासिक बजट, उससे उसे पूरा पता पड़ जाता है महीने का कि मैंने कितना खर्च किया और कितना कमाया। तो इस तरह से यहाँ पे जो राइट आंसर होगा यहाँ पे याद रखिएगा मासिक बजट। यहाँ पे बजट का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान है। तो किस में है बजट का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान, तो याद रखेंगे यहाँ पे ठीक है। तो यहाँ पे जो 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मासिक बजट बनाना। इससे हमें पता पड़ता है बजट का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मद है। तो जो मद होता है, जो आइटम्स होते हैं, या कहेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे देखिए बजट का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मद है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण मद है, तो भोजन है भाई। इसके बिना तो कोई किसी भी नीड की कामना नहीं कर सकता। तो यहाँ पे जो भोजन है वो सबसे बड़ा मद है। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप दोनों पे मिल जाएगी। तो बजट का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मद कौन सा होता है, तो याद रखिएगा भोजन होता है, क्योंकि इसके बिना जिंदगी का सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। आपका सर्वाइव नहीं, आपकी सांसों का सर्वाइव करना। नेक्स्ट चैप्टर 2 है ये आपका एनसीईआरटी जो होती है उसी बेस पे आपकी यूपी की बनती है, यूपी की। तो याद रखेंगे उसमें क्या है, ये आपका चैप्टर 2 है। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा आयोग प्रयागराज से क्या बनती है, आपकी सेकंड बुक बनती है। यहाँ पर परिवार के मुखिया या सदस्यों को उनके व्यवसाय से प्राप्त होने वाली आय को क्या कहेंगे, उनके व्यवसाय से प्राप्त हो रही है, तो इसको क्या कहेंगे यहाँ पे, चलिए चैप्टर 2 देखते हैं। परिवार के मुखिया या सदस्यों को उनके व्यवसाय से प्राप्त होने वाली आय को क्या कहते हैं, तो यार परिवार का मुखिया
और यहाँ पे याद रखेंगे सदस्य भी है, तो उनको हम क्या कहेंगे ये आपको बताना है। ठीक है, परिवार के मुखिया या फिर कहें सदस्यों को उनके व्यवसाय से प्राप्त होने वाली, ये याद रखेंगे, उनके व्यवसाय से प्राप्त होने वाली आय को कहते हैं। तो ये क्या राइट आंसर हो जाएगा, तो वो हो जाएगी उनके व्यवसाय से प्राप्त हो रही है, यानी प्रत्यक्ष आ रही है। जिस धन से पारिवारिक आवश्यकताएं पूरी होती हैं वह होता है, तो याद रखेंगे वह कैसा धन हो जाएगा जिससे हमारी क्या है, पारिवारिक आवश्यकताएं पूरी हो। क्योंकि भाई पारिवारिक जो आवश्यकताएं हैं वो व्यक्ति हर कोई XYZ हर कोई चाहता है कि हमारी पारिवारिक आवश्यकताएं पूरी हो जाएं। तो आप क्या करेंगे, तो इन पे याद रखेंगे यहाँ पे, तो आप यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे प्रत्यक्ष आय। निम्नलिखित यहाँ पे धन से पारिवारिक आवश्यकता की पूर्ति होती है, और यहाँ पे देखा जाए पूर्ति होती है, वह होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है कि वह होता है, तो यहाँ पे याद रखेंगे। ठीक है, वह कितना होता है, तो यहाँ पे याद रखना है। चलिए PDF आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। जीवन बीमा सुरक्षा साधन है, तो ये कैसी साधन है या कहें किस प्रकार का इसे साधन कहेंगे जीवन बीमा सुरक्षा को, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, इनमें से सभी। जिस धन से पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है वह कहा जाता है। तो भाई जो धन आपकी पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है उसको क्या कहेंगे, पारिवारिक आय कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसको बचत कहा जाता है, तो यहाँ पे किसको आप बचत कहेंगे, तो यहाँ पे याद रखेंगे कि आप किसको बचत कहेंगे। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। कीमती आभूषण खरीदना ये बचत नहीं होता है। और यहाँ पे दूसरा देखिए, यहाँ पे है धन पत्राचार घर में रखना, ये भी बचत नहीं होता है। और आपका इसमें अगर कहा जाएगा और कौन सा, तो इसमें है बैंक में बचत खाता खोलने की न्यूनतम रकम होती है, तो वो यहाँ पे 1500 रुपये होती है। यहाँ पे देखते हैं धन सुरक्षित रखने का प्रमुख साधन है, तो यहाँ पे प्रमुख साधन पूछा जा रहा है धन सुरक्षित रखने का, तो यहाँ पे हो जाएगा, याद रखेंगे, बैंक में जमा करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धन सुरक्षित रखने का प्रमुख साधन क्या है, तो यहाँ पे अगर प्रमुख साधन भी पूछा जाएगा तो धन सुरक्षित रखने का प्रमुख साधन क्या है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। धन सुरक्षित रखने के प्रमुख साधन है, तो इनमें से कौन कौन से साधन है जो धन रखने के प्रमुख साधन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। प्रतिदिन की जाने वाली सफाई को कहते हैं, तो मैंने आपको कराया था कि मासिक होती है, महीने में की जाने वाली वार्षिक होती है। क्या करना है, वार्षिक में आपको पोछा लगाना होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।